Hello student, welcome to all of you in Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. I am Kamlesh Chaurasia from Jwala Devi Inter College Civil Lines प्रयागराज। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर को लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले जब पेपर प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हमें 15 मिनट प्रारंभ के पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। आपके प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होंगे, जिसमें से सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने एक अंकित रहेगा कि हमें इस प्रश्न के कितने खंड करने हैं और ये भी अंकित रहेगा कि इस प्रश्न के कितने अंक हैं। और हमें प्रश्न को जो करने का तरीका है, प्रश्न को हम क्रमबद्ध तरीके से करें, माने क्रम से करें। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं, फिर 2, फिर 3, इस तरह से क्वेश्चन को 1 से प्रारंभ करके अंत तक करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, इस तरह से करके अंत तक जाएं। और रचना के जो क्वेश्चन हैं, रचना के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि उसमें जो रचना वाले रचना के जो रेखाखंड है से चाप आदि है, उसको मिटाना नहीं है, उसको मिटाना नहीं है। उसमें अगर रचना में कहता है कि कुछ पद लिखिए तो संक्षेप में उस पद को भी लिख देंगे कि मैंने रचना को कैसे किया। अब आते हैं हम पेपर के क्वेश्चन पर। तो आप यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, और एक चीज और ध्यान देंगे कि जो आपको रफ करना है, उत्तर पुस्तिकाओं के दोनों तरफ आपको क्वेश्चन हल करना है, बाएं पृष्ठ पर और दाएं पृष्ठ दोनों पर। लेकिन आपको जो रफ करना है बाएं पृष्ठ पर करना है, और जिस बाएं पृष्ठ पर आप रफ करेंगे उस पर क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, उसको केवल रफ के लिए रखेंगे और रफ करने के बाद उसको काट देंगे। तो क्योंकि रफ के लिए आपको 1-2 पृष्ठ की आवश्यकता होगी, तो 1-2 पृष्ठ बाएं पृष्ठ का लेंगे, उसको उस पर रफ करेंगे, बाकी जब रफ करने के बाद उस पृष्ठ को काट देंगे। फिर अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको जो क्वेश्चन के प्रकार होते हैं, एक बहुविकल्पी होता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन 6 अंक के होते हैं, और इसके बाद आपका दूसरा टाइप का होता है अति लघु उत्तरी। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, और 4 क्वेश्चन जो आपका अति लघु उत्तरी होता है टाइप 1, उस 4 अंक के होते हैं। फिर आपका बहुविकल्पी कितने का होता है? 6 का होता है, 6 अंक का होता है। बहुविकल्पी 6 अंक का होता है। और अति लघु उत्तरी प्रश्न टाइप 1 होता है 4 नंबर का। अति लघु उत्तरी होता है टाइप 2, ये आपका प्रत्येक 2 नंबर के होते हैं, 16 नंबर के होते हैं। और तीसरा आपका जो लघु उत्तरी प्रश्न होता है वो प्रत्येक 4 नंबर का होता है, ऐसे 8 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल 32 अंक का होता है। फिर आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न होता है, इसके 2 क्वेश्चन होते हैं, इसके क्वेश्चन 12 नंबर के होते हैं, है ना। इसके कुल 6 क्वेश्चन होते हैं, इसके 4 क्वेश्चन होते हैं, इसके होते हैं 6 गुणे 1, प्रत्येक 1 अंक का होता है। इसमें भी ये प्रत्येक आपका 8 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 2 का अंक का होता है। और इसमें प्रत्येक 4 अंक का होता है, 8 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 6 का होता है, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन अब देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो सहभाज्य क्या होता है कि ऐसा युग्म जिसमें से जिस युग्म के प्रत्येक एलिमेंट का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जैसे हम बात करें
14 और 35 को ये युग्म दिया है 14 और 35 का, तो 14 एंड 15 का, 14 एंड 35 का, इसका जो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर 1 सभी का फैक्टर होता है 1 इंटू 2 इंटू 7, इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 5 इंटू 7। इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 14 और 35 का उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 1 है, 1 के अतिरिक्त 7 भी है। तो हमने बताया सहभाज्य संख्याओं का युग्म वही होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कोई ना हो। तो अर्थात ये 14 और 35 सहभाज्य संख्याओं के युग्म में नहीं आएगा, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 7 भी है। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, दूसरा युग्म जो 18 और 25 का दिया है, 18 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसका होगा 25 का 1 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसमें देखना है कि जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 18 और 25 का 1 के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 18 और 25 का युग्म है वो क्या है, सहभाज्य संख्या का युग्म है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर उसी प्रकार द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल यहाँ ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में दिया है इसमें देखना है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल है, ऑप्शन दिया है। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax², मानक रूप होता है ax², इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, माने जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। इसमें जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू c, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो 0 मान लेंगे। अब अगर मूलों के गुणनफल की बात करें, अब इससे तुलना करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो दिया गया इक्वेशन इसकी तुलना करें तो x² गुणा k बराबर 3 हो जाएगा, और b इक्वल टू -4 हो जाएगा, c इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है, मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है c बाई ए, c का मतलब 0 बाई ए कितना है 3, इक्वल टू 0 होगा, है ना। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा है ए, ठीक है। टू जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए का, बी का, क्वेश्चन नंबर 1 बी का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट 0 होगा। इसी तरह से हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। समरूप त्रिभुजों की विशेषता, कोई दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो, दोनों कंडीशन में त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन दिया उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत कोण बराबर हैं, उपयुक्त में से दोनों ही कंडीशन जो पहला और दूसरा दिया है दोनों समरूप त्रिभुजों की कंडीशन है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके संगत कोण बराबर हो। जैसे आपको दो त्रिभुज दिया है, तो आपको दिया है ABC PQR, अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तभी जब संगत कोण A बराबर P के, संगत कोण B बराबर Q के, संगत कोण ये संगत कोण बराबर हो, दूसरी कंडीशन उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात बराबर, ऐसा हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहली कंडीशन भी त्रिभुज के समरूप है, दूसरी भी कंडीशन है, उपयुक्त में से दोनों, यही सही है आपका, है ना। दोनों कंडीशन, केवल एक नहीं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती केवल तभी समरूप त्रिभुज होगा, दोनों ही कंडीशन में, पहली कंडीशन में भी त्रिभुज समरूप होंगे, दूसरी कंडीशन में भी, अर्थात इसका जो आंसर आएगा उपयुक्त में से दोनों, ये सही होगा, है ना, ये दोनों नहीं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपको
अगला क्वेश्चन cos 60 अंश cos 30 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो cos 60 अंश, देखो cos 60 अंश, cos 60 अंश cos 30 माइनस sin 60 sin 30। आप जानते हो cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, माइनस sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2। कितना होगा? √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू कितना होगा? 0। अर्थात इसका क्वेश्चन नंबर 1D का ऑप्शन फर्स्ट चाहिए। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। आप जानते हो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या क्या आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आता है, देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं। पहला एक मीन होता है, मीन माने माध्य, समांतर माध्य जिसको कहेंगे। दूसरा होता है मीडियन, मीडियन मीन्स इसे माध्यक कहेंगे या माध्यिका कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? माध्यक या माध्यिका कहा जाएगा। और तीसरा होगा मोड, मोड मीन्स बहुलक, मोड मीन्स क्या होगा? बहुलक। ठीक है, तो बहुलक माने ये आपके तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। तो इसको इसके अतिरिक्त जो आया है वही क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है मानक विचलन। इसका क्वेश्चन नंबर 1E का ऑप्शन 4 सही होगा। फिर 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, सुनो 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं ए बी के। इन बिंदुओं के से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। हम जानते हैं आपको जो बिंदु दिए हैं, 2 बिंदु ए और बी दिया है, दो बिंदु ए और बी दिया है, ए और बी। अब इसके मध्य बिंदु को निकालना है। इसको मिलाने वाले रेखाखंड ए का दिया है 0 -8 नहीं -8 0, इसका दिया -8 0, इसका दिया है 0 8। इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करना है ना, सी। तो आपको निकालना है, जैसे इसका निशान, इसका बिंदु x1 y1 है, x2 y2 है, तो इसके मध्य बिंदु का निशान क्या होता है? x1 + x2 y2, y1 + y2/2। तो इसका निशान क्या हो जाएगा? -8 + 0/2, तो -8 + 0, -8 + 0/2, 0 + 8/2, ये 0 -8 है, 0 + -8/2 कितना हो जाएगा? अर्थात -4 -4 आ जाएगा। क्यों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, फिर है, फिर द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम कर याद कीजिए। द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ax² + bx + c होता है। तो हमें करना क्या है? दिए गए इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से तुलना करेंगे। दिया गया इक्वेशन है 2x² - 4x + 3 = 0। इससे तुलना करेंगे तो x² गुणांक a बराबर 2 है ना, b x का गुणांक b = -4 और अचर पद c = 3 है ना। जो विविक्तर को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से मेजर करते हैं। d = होता है b² - 4ac। अगर d का मान पॉजिटिव आ जाए, अगर d का मान पॉजिटिव आ जाए तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होते हैं।
अगर d इक्वल टू निगेटिव आ जाए, d इक्वल टू 0 आ जाए, क्या जाए, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 आ जाए तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है। अगर d इक्वल टू निगेटिव आ जाए, अगर d इक्वल टू निगेटिव आ जाए तो मूल काल्पनिक और काल्पनिक मतलब जो वास्तविक ना हो, काल्पनिक और असमान होते हैं। ये मूलों की प्रकृति होती है। ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, ध्यान देना है, बी स्क्वायर आपको दिया है -4ac, तो बी स्क्वायर, बी कितना है, बी इक्वल टू -4 दिया है, बी इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4a कितना दिया है 2 और c कितना दिया है 3, तो 16 - 24 बराबर कितना आएगा -8, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब मूल क्या होंगे, काल्पनिक और असमान। मूल काल्पनिक और, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे, और असमान होंगे, मूल काल्पनिक और असमान होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यदि 15 cot a = 8 तो साइन और सेक का मान ज्ञात करो। तो आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी, देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, ये कोण ए दिया है, तो यहां पे कोण, अगर कोण ए लेते तो सानुजा लंब होगी। देखो काट ए दिया है आपको, 15 cot a इक्वल टू 15 cot a इक्वल टू 8, तो काट ए इक्वल टू क्या होगा 8/15, है ना। आप जानते हो काट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, a/k, ए माने आधार, बाई के माने कर्ण, है ना। नहीं आधार बटे, नहीं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो अब देखो कोण ए, हमेशा जो कोण से ए लिया गया है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो आधार कितना आया 8, लंब कितना आया 15, आधार ए बराबर 8, लंब बराबर 15, तो कोण एक सामने लंब होती है तो 15 ये हो गया आधार ए, आधार जो कोण के सामने भुजा लंब होती है, और 90 के सामने भुजा में कर्ण होती है, बी 90 है, तो आधार क्या होगा 8 होगा। देखो जो कोण होता है, जो कोण दिया रहता है, कोण से उस कोण से जाने वाली दो रेखा होती है, एक कर्ण होती है, दूसरी है ना, ठीक है, लंब होती है। तो यहां आधार 8 हो गया। अब देखो आधार, अब हमें निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना होगा, साइन बराबर क्या होता है, अब देखो आप कर्ण निकाल लेंगे, अगर आधार 8 है, लंब 15 है, तो कर्ण 17 हो जाएगा, हल करेंगे 17 आ जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना आया, कर्ण बराबर 17 आ गया, क्यों, तो कर्ण बराबर 17 आ गया, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना लिखोगे 15/17, और सेक ए बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17 बटे आधार 8 है, तो ये वैल्यू आ गई, दोनों आंसर आ गए। आंसर को हमें क्या करना है, जो भी आंसर है उसको ऐसे चारों तरफ से बंद कर देना है ना, और आंसर को थोड़ा सा इस तरह से डार्क में लिख देना है। ठीक है, इसको
आंसर को डार्क में लिख देना थोड़ा सा। आंसर को जैसे लिखा, आंसर यहाँ डाल दिया है ना, आंसर डाल दिया। साइन ए इक्वल टू कितना आ रहा है, साइन ए इक्वल टू 15/17 है ना, और कास सेक ए इक्वल टू क्या है 17/8। तो इसको पूरी तरह से चारों तरफ से जितना क्वेश्चन है उसको चारों तरफ से घेर देना है, मतलब अलग कर देना है। सभी क्वेश्चन को ऐसे करते जाएंगे तो एग्जामिनर्स को क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर और 289 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर था, 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं जो कि समरूप त्रिभुज हैं और उनकी क्षेत्रफल भी दिए गए हैं। तो कह रहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जैसे दो त्रिभुज दिए हैं, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ऐसे दिया गया, त्रिभुज पीक्यूआर दिया है। तो आपको दिया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। देखो, अगर त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, तो निश्चित रूप से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के, ए बी के संगत पी क्यू है, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर। क्यों? तो ए बी क्षेत्रफल कितना है 121 दिया है ना, बटे पी क्यू आर क्षेत्रफल क्या है 289 इक्वल टू क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। तो क्या आ गया, अब देखो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो दिस इंप्लाई दैट, आगे लिखोगे 11 का स्क्वायर है ना, बटे क्या लिखोगे बटे 17 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। अर्थात क्या हुआ, ए बी बाई पी क्यू, अर्थात 11/17 बराबर ए बी बाई पी क्यू, है ना। मैंने अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात कितना आएगा 11/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों दिए गए हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो आप देख रहे हो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है, आगे देखें, अगला है क्वेश्चन, किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका याद कीजिए। आप जानते हैं माध्य बहुलक और माध्यिका में संबंध क्या है, हम माध्य बहुलक और माध्यिका में संबंध हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि मोड संबंध क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ऐसा होता है। मोड का मतलब बहुलक, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू आपका 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू क्या माध्य। तो आपको दिया है बहुलक 13 दिया है, इक्वल टू 2 इंटू माध्यिका को x मान लेंगे, माइनस 2 इंटू माध्य 16 दिया है। तो आप इसको हल करोगे, है ना, 3 है यहाँ पे 3 है, तो 13 इक्वल टू 3x माइनस 32, तीसरा लेंगे 45 इक्वल टू कितना होगा 3x, तो 3x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा, है ना। x इक्वल टू क्या आएगा 15, तो आपका आ गया माध्यिक मीडियन, माध्यिका की x कितनी हो गई
माध्यिका x बराबर हो गई, माध्यिका x बराबर 15, ठीक है। इस तरह से माध्यिका, इसका आंसर आ गया 15, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए √3 का परमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। जैसे यहां दे सकता है, सिद्ध कीजिए √2a का परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2a का परमेय संख्या है ना, √2a का परमेय संख्या, ऐसा भी आ सकता है। सिद्ध कीजिए √5a का परमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो अब देखो, इसमें क्या करना, क्या है हमें, अब हमें क्या करना है, इसमें ये करना है, हमें विरोधोक्त नियम का पालन करना है। विरोधोक्त का मतलब हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं। तो अगर विरोध कर रहे हैं कि मैंने किसी चीज को मैंने माना कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तो जैसा मैंने उस कल्पना कर ली कि ऐसा होना चाहिए, मैं कल्पना तो कर लिया कैसा होना चाहिए, लेकिन उस चीज को प्रूव नहीं कर पाया जिस चीज की मैंने कल्पना की, तो अर्थात जो पहले से दिया वो सही है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जैसे दिया है सिद्ध कीजिए √3 का परमेय संख्या है, दिया है, हम मानते हैं कि √3 का परमेय संख्या है, मैंने उसका विरोध किया, फिर मैंने अपने ढंग से माना कि √3 का परमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब परमेय है। तो हमने मान लिया माना √3 एक अपरमेय संख्या नहीं है, एक अपरमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, अर्थात परमेय संख्या है। तो अगर परमेय संख्या है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, अतः √3 एक परमेय संख्या है, अतः √3 इक्वल टू क्या होगा, p/q, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है ना। मैंने इतनी कल्पना की, √3 का परमेय संख्या नहीं है मतलब परमेय है, तो परमेय को इस रूप लिखना चाहिए √3 बराबर p/q, जहां p q एक सहअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। इतनी कल्पना मैंने की है कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता, है ना, ऐसा मैंने कल्पना किया है। लेकिन अगर इसको सिद्ध करने में कामयाब नहीं रहा, इसका मतलब मेरी कल्पना गलत थी। तो ऑलरेडी जो दिया है कि √3 का परमेय संख्या हो सत्य होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो √3 बराबर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, वर्ग करने पर आता क्या है, 3 बराबर p²/q², ठीक है। तो p² बराबर आएगा 3q², ठीक है। तो इसका मतलब p² का गुणनखंड 3 आया और p² गुणनखंड q² भी आया, अर्थात p² का गुणनखंड क्या होगा, p² का गुणनखंड 3 है, गुणनखंड क्या है, 3 है। तो p², अगर p² का गुणनखंड 3 है तो p का भी अवश्य होगा। जैसे 5² का गुणनखंड 5 है तो 5 का भी 5 है ना। जैसे 5² का गुणनखंड 3 नहीं है तो 5 का भी नहीं होगा, है ना। तो जैसे 10² का गुणनखंड 5 है तो 10 का भी गुणनखंड 5 होगा, मतलब p² का गुणनखंड अगर 5 है तो p का भी होगा। अगर p² का गुणनखंड 3 नहीं है तो p का गुणनखंड भी 3 नहीं होगा, मतलब p² का गुणनखंड अगर 3 है तो निश्चित रूप से p का भी गुणनखंड होगा, p का गुणनखंड, अतः p का गुणनखंड भी 3 होगा, p का गुणनखंड भी 3 होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगर p² गुणनखंड 3 है तो p का भी होगा निश्चित रूप से। जैसे आप देखते हो कि 3 का मान 6 का स्क्वायर का गुणन, 6 का स्क्वायर गुणनखंड 3 है, 6 का स्क्वायर मतलब 36 का गुणनखंड 3 है, 6 का भी गुणनखंड 3 होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। p² गुणनखंड क्या है, 3 है, p का गुणनखंड भी 3 है। अगर p का गुणनखंड 3 है तो p में से 3 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से भागफल r आएगा, शेषफल 0 आएगा, क्योंकि विभाजित है, p का गुणनखंड 3 है का मतलब p 3 से विभाजित है। जैसे हम कहते हैं 8 का गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब 8 2 से विभाजित है, तो p का गुणनखंड 3 है तो p 3 से विभाजित है, तो भागफल कुछ आएगा, शेषफल 0 आएगा। हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन क्या है, शेषफल, है ना।
तो भाज्य कितना है, p बराबर भाजक 3 भागफल r धन शेषफल 0, अर्थात p और 3r हो गया, है ना। तो इससे हो गया कि आपका जो गुणनखंड है, सुनो, तो इसका मतलब p का गुणनखंड अगर 3 है तो p बराबर 3r होना चाहिए, p बराबर 3r। तो अब समीकरण एक में p बराबर 3r रखने पर, p बराबर 3r रखने पर, p बराबर 3r रखने पर, समीकरण एक में p बराबर 3r रखने पर, तो समीकरण एक क्या था आपका, समीकरण एक था p स्क्वायर बराबर क्या था, 3q², और हमको क्या प्राप्त हुआ था, p बराबर 3r, है ना। समीकरण एक यही था, और हमको क्या प्राप्त हुआ था, p बराबर 3r, है ना। अब समीकरण एक में p बराबर 3r रखने पर, तो क्या आएगा, p बराबर 3r रखो, तो p बराबर 3r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 3q², तो इसको 9r² इक्वल टू 3q², तो q² इक्वल टू कितना आएगा, 3r², इसका मतलब 3 3 जा 9 q², तो आपका आ जाएगा, सुनो आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना, आपका आ जाएगा 3r² इक्वल टू q²। इससे निष्कर्ष निकलता है कि q² बराबर 3r², है ना। अब इससे निष्कर्ष निकला कि q² का गुणनखंड कौन है, 3 भी है और r² भी, q² और 3 × r² लिखा है ना, तो q² गुणनखंड क्या है, 3 भी है और r² भी है, तो q² का गुणनखंड क्या है, q² का गुणनखंड 3 है, अतः q का भी गुणनखंड क्या होगा, q का भी गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड 3 होगा। आपने यह देखा p और q का गुणनखंड क्या आया, अतः p और q का, देखो p का गुणनखंड भी 3 था, है ना, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, जो इस कथन का विरोध करता है, कि P और Q सअभाज्य पूर्णांक हैं, जो कि मैंने कल्पना की थी, अभी मैंने माना था ना कि √3 = p/q, जहां PQ सअभाज्य पूर्णांक है, उस चीज का विरोध करता है कि P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, लेकिन P और Q का अगर सहभाज्य होता तो उसका गुणनखंड केवल, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है, इसका मतलब P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अर्थात P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो इस कथन का विरोध करता है कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, इसका विरोध कर रहा है, जो मैंने कल्पना की थी, अर्थात जो मैंने माना √3 का परमेय संख्या वो गलत है, हमारे जो मैंने माना √3 का परमेय संख्या नहीं है वो गलत है, अर्थात हमारी कल्पना, अतः मेरी कल्पना, हमारी कल्पना कि √3 एक अपरमेय संख्या नहीं है, असत्य है, ये असत्य है, अर्थात सत्य क्या है, अतः, है ना, अतः सत्य क्या है, अतः √3 एक अपरमेय संख्या, √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए निकाय ए एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू, एट एक्स प्लस एट वाई ए वाई इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखना यहाँ पे है इसके अपरिमित अनेक हल होंगे। तो ध्यान दो, ए एक्स आप जानते हो जो युगपत समीकरण होता है, युगपत समीकरण है ना, पेयर ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जैसे दिया है a1x पेयर ऑफ वेरिएबल ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। अगर ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है इसके अगर अद्वितीय हल हैं, अगर इसके अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं तो क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है a1 बाई a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ऐसा होता है। अगर इसके अद्वितीय हल है तो इतना होता है। अगर अपरिमित हल है, अपरिमित हल है तो क्या होता है, अपरिमित हल है तो क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा होता है ना। अगर कोई हल नहीं है तो क्या होता है, कोई हल नहीं है तो क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें दिया एक कंडीशन दी है, दूसरे वाले अपरिमित अनेक हल हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ax क्यों प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, और दिया है 8x प्लस ay माइनस 4 इक्वल टू 0, दो। दूसरा देखो यहाँ पे जो युगपत समीकरण दिया है, मैंने पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स दिया है यहाँ पे। अब इससे कंपेयर करेंगे जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स दिया, ये दिया है, इससे तुलना करेंगे तो a1 कितना आएगा, a1 इक्वल टू a आएगा, a1 इक्वल टू a, इससे तुलना करेंगे पहले इक्वेशन की, पहले इक्वेशन एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो a1 बराबर a आएगा। ठीक है, देखो a1 इक्वल टू क्या है, a1 इक्वल टू a, a1 इक्वल टू a, a1 इक्वल टू a, है ना, b1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू माइनस 2 और a2 इक्वल टू 8, b2 इक्वल टू a, b2 इक्वल टू a, c2 इक्वल टू माइनस 4। अब चूंकि समीकरण के अपरिमित अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, है ना, युगपत समीकरण के दिए गए युगपत समीकरण के अपरिमित अनेक हल हैं, युगपत समीकरण के अपरिमित हल हैं, अपरिमित हल हैं तो क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, a1 बाई a2, a1 कितना है, a बाई 8 इक्वल टू b1 2 बाई b2 कितना है 8 इक्वल टू b2 कितना है, b2 इक्वल टू a है, b2 a है, 8 नहीं, b2 इक्वल टू a है, यहाँ पे ये लिखेंगे, है ना, b2 इक्वल टू a है, a b2 इक्वल टू a है, b2 इक्वल टू a और इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 बाई माइनस 4, है ना। तो पहला दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे बराबर, पहले दूसरे को ले लेंगे तो आप ले सकते हो a बाई 8 इक्वल टू 2 बाई a, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आएगा 4, तो इसका आंसर a इक्वल टू 4 हो जाएगा। a की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिए गए चित्र में पी एस बाई एस क्यू बराबर पी टी बाई टी आर, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम ये होता है कि अगर जैसे इस आपका थेल्स प्रमेय का विलोम होता है कि अगर कोई रेखा एस टी त्रिभुज की दो भुजाओं को पी क्यू और पी आर को समान पद मानते हैं, देखो पी एस बाई एस क्यू दिया है, पी एस बाई एस क्यू बराबर पी टी बाई टी आर, तो वह जो रेखा होती है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है वह तीसरी भुजा क्यू आर के समांतर होती है, अर्थात एस टी क्या होगी, क्यू आर के समांतर होगी। तो अब देखो इस त्रिभुज को मैं पी एस टी को बना देता हूं, ऐसे पी एस टी को मैंने पी एस टी को ऐसे बना दिया, ठीक है, मैंने पी एस टी को ऐसे बना दिया, सुनो मैंने पी एस टी को ऐसे बना दिया ऐसे, और उसके पैरेलल पी एस टी ऐसे बना दिया, और इसके पैरेलल इसको बना दिया मैंने, इसको 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 बना दिया पी क्यू आर, इसको मान लिया क्या एंगल, यही एंगल थी ना, ये 1 है, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, है ना। देखो ये 1 है, इसकी बात करेंगे 2 है ना। तो आप लिखोगे चूंकि पी एस बाई एस आर एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर, है ना। अतः थेल्स प्रमेय से इसलिए, है ना, हमने बताया कि अगर कोई रेखा दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो थेल्स प्रमेय से तो क्या हो जाएगी, एस टी समांतर क्यू आर, एस टी समांतर क्या होगी, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से एस टी, तो आप देखोगे इसके समांतर हो गया, तो आप लिखोगे कोण 1 बराबर क्या होगा, चूंकि एस टी समांतर क्यू आर, तो आपके कोण 1 और 2 क्या होंगे, संगत कोण होंगे, तो बराबर होंगे, तो कोण 1 बराबर कोण 2 संगत कोण है, क्यों, कोण 1 और 2 क्या है, संगत कोण है ना, क्या है, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण है, कोण 1 है ना। और कोण 1 बराबर कोण 3, देखो कोण 1 बराबर कोण 3 दिया है, कोण 1 यही था पी एस टी, देखो कोण 1 था ना, पी एस टी कोण बना गया, और कोण पी आर क्यू कोण 3 था, ये दिया है, कोण बराबर कोण 3, ये क्या है, दिया है ना। अगर ये दिया है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, देखो अब कोण 1 के बराबर क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। ये संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण है इसलिए बराबर है, ये क्या है, दिया है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड के दोनों कोण बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो गए, तो ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, लेफ्ट, समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, अर्थात कोण 2 बराबर क्या होगा, ये राइट दोनों इक्वल है तो लेफ्ट दोनों इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, कोण 2 बराबर कोण 3। अब देखो अगर कोण 2 किसका एंगल है, देखो कोण 2 है ना, ये था, एक क्या था, कोण 3 था, क्यों, यही तो कोण 3 था पी आर क्यू। अब देखो कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर में देख रहे हैं, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर यही बनाया गया, कोण 2 बराबर कोण 3, अर्थात जब कोण 2 कोण 3 बराबर है तो इसके सामने भुजा पी आर, कोण 2 के सामने, अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो संगत उनके सामने कोण 2 कोण 3 बराबर है तो उसके सामने कोण 2 के सामने भुजा पी आर और कोण 3 के सामने भुजा पी क्यू आपस में बराबर होंगे, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू, कोण 2 के सामने भुजा पी आर बराबर पी क्यू आर, कोण 3 के सामने भुजा पी क्यू, अतः क्या है,
त्रिभुज पी क्यू आर, अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस आगे समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे देखते हैं हम। फिर अगला देखो क्वेश्चन, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंख के छिन्नक की वृत्ताकार छिन्नों की त्रिज्या 30 और 8 सेंटीमीटर है, तो शंख के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो छिन्नक ऐसे होता है, देखो छिन्नक आपको दिया होता है ऐसे, छिन्नक जो होता है ऐसे होता है आपको, छिन्नक ऐसे होगा, जो शंख होता है ऐसे, ऐसे है ना, इसको शंख को ऐसे काट दो इससे ही, जैसे शंख है तो शंख को ऐसे बीच से काट दो ऐसे, है ना, तो शंख का रूप ये होता है, ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका छिन्नक। इतना अलग कर देंगे, छिन्नक को क्या करेंगे, इतना अलग कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा छिन्नक, है ना। ठीक है, छिन्नक कैसे बन जाएगा, छिन्नक कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा छिन्नक, है ना। अब इसको मिलाएंगे ऐसे। ऊंचाई कितनी है इसकी, 40 है। कितनी ऊंचाई है, 40। ठीक है, ये ऊंचाई 40 है ना। और इसकी तिर्यक ऊंचाई देखो, यहाँ एक त्रिज्या R1 R2, इसको मानेंगे R2, ये त्रिज्या ऊपर वाली R2 है। ठीक है, ये त्रिज्या R2, R2 बराबर 8 दी है ऊपर वाली। ये नीचे वाली त्रिज्या R1 है ना, इसको बराबर दिए है 38। कितनी दी है, 38। तो देखो यहाँ पे ये R1। अब तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है L। ठीक है, तो ये आपकी ऊंचाई h होती है, h और 40 दिया है, h और कितना दिया है, 40, h इक्वल टू 40 दिया है। इक्वल टू दिया है 40 सेंटीमीटर, है ना, 40 मीटर दिया है सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है, हमें ऐसे खींच लेना है इसके समांतर, तो ये भी 40 हो जाएगा, ए एच हो जाएगा। अब देखो इसमें, ठीक है, अब इसकी अगर ऐसे इसको मान ले ए बी, इसको मान ले सी डी ई, है ना। तो अब देखो ये इतनी दूरी क्या होगी, ये पूरा R1 है, यहाँ तक R2 है, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, है ना। अब देखो त्रिभुज CDE में, देखो त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में कोण CDE, कोण CDE इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखोगे कि CE स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, है ना। तो C स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर, और CD का स्क्वायर मतलब यही h है, h स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर का मतलब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। L बराबर कितना हो गया, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यही तिरछी ऊंचाई आ गई, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, तो क्या होगा स्क्वायर, तो आपको यच कितना दिया 40, और R1 देखो यच दिया है 40, R1 दिया है 38, R1 38 दिया है, 38, और R2 दिया है 8, है ना। तो देखो यल बराबर R माने 40 का यच माने 40 का स्क्वायर प्लस R1 माने 38 माइनस R2 माने 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू कितने लिखोगे, 40 स्क्वायर माने 1600 प्लस 30 स्क्वायर माने 900, 2500 आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, बराबर ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, है ना। चलो चौथा क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ निकालिए। इसको कैसे हल करेंगे, देखो
तो आप इसको जानते हैं कैसे निकाला जाता है एचसीएफ, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कैसे हम जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या करेंगे, इसमें ए और बी, इसमें ए और बी अगर ए में बी का भाग दें तो क्या आता है, भागफल क्यू शेषफल आर, भाग के नियम बराबर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आप जानते हो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये इसका प्रयोग करते हैं, है ना। शेषफल तो क्या होगा, भाज कितना ए, भाजक कितना बी, भागफल क्यू धन शेषफल आर, ये भाज्य भाजक है ना। अब देखो इसी पर हमको करना है, तो हमें देखो अब यहाँ पे लेना है ए बराबर 1032, कितना लेना है 1032, ए में बी का भाग दे, 1032 में किसका भाग देंगे 272 का, तो बाहर ले जाएंगे कितना, तो तीन ले जाएंगे, 816 आएगा, है ना। 816 जब इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 6 1 2, 216 में 272 का भाग देंगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, भाज कितना हो गया 1032 बराबर भाजक कितना है 272 गुणे भागफल कितना है 3 धन शेषफल कितना 216। लेकिन अब 216 जो भाग शेषफल आया वो भाजक बन जाएगा और 272 भाज बन जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे 216 कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 6 56 हो जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा ये भाज्य कितना है, ये 272 बराबर 216 गुणे हो जाएगा 1 धन भागफल 56 हो जाएगा। ऐसे ही 56 अब भाजक हो गया और 216 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 भाग देंगे 3 6 18, 3 5 15 116, इसको जब हल करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 का 56 भाग देंगे, है ना, कितना आ गया, इसको अब लेंगे 216 इक्वल टू भाजक कितना है, भाजक 56 गुणे 3 प्लस 48, ऐसे ही अगला लेंगे 56 भाग देंगे, 56 1 के 56, 48 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8, फिर 8 का 48 भाग देंगे, है ना। तो कितना होगा 56 बराबर 48 गुणे 1 धन 8, फिर 8 का भाग देंगे तो 8 27 8 6 48 48, 8 6 48 48 6 हो जाएगा 0। तो अब देखो 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0, जब भागफल शेषफल शून्य आ जाए तो उस कंडीशन में जो भाजक होता है उसे ही क्या मानते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 132 एंड 272 इक्वल टू 8, है ना। नाउ पर अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, है ना। फिर कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एडीसी बराबर बीएसी, तो सिद्ध कीजिए सी स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू सी डी, सी ए इंटू सीबीडी, है ना। आपको त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी इक्वल टू बीएसी। देखो आपको दिया है त्रिभुज एबीसी, आपको दिया त्रिभुज एबीसी, ऐसे त्रिभुज एबीसी में इस तरह दिया है, त्रिभुज एबीसी में सुनो, त्रिभुज एबीसी में ऐसे दिया है, ऐसे त्रिभुज एबीसी दिया है, एबीसी में एक बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, देखो बिंदु डी ऐसे है ना, पिन डी इस प्रकार है कि कोण बीएसी, देखो बीएसी ऐसे है, ऐसा भी नहीं बनाया बीएसी, है ना, बीएसी एसी बी ए है, इसको मानेंगे ए, है ना, इसको ए आपका बीएसी, है ना, बीएसी इसमें, और ए आपका एडीसी है, एडीसी देखो एडीसी, इसमें क्या है, ए आपका कोण एडीसी, देखो ए बीएसी था बना था, इसको अलग बना लिया, और एडीसी ये दोनों एंगल एडीसी ऐसे बना लिया, ये आपका बीएसी एंगल इसको 1 मान लेंगे, और इसका एडीसी एंगल 1 दोनों बराबर है ना, इसका एडीसी इसका बीएसी, बीएसी और इसका एडीसी 1, इसको 1 मान लिए दोनों, और ये जो कोण है एंगल है दोनों उभयनिष्ठ, बीएसी और एडीसी ये उभयनिष्ठ, इसको 2 मान लेंगे दोनों, इसका एंगल 2, इसका एंगल उभयनिष्ठ है दोनों में, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये तीसरा एंगल, जब 2 एंगल बराबर हो गए किसी त्रिभुज के संगत, किसी त्रिभुज के 2 संगत कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तीसरा है ना 3 3, ठीक है।
तो आप देखोगे त्रिभुज ए बी ए सी, देखो त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ना, त्रिभुज बी ए सी, तो त्रिभुज बी ए सी में आप लिखोगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी, है ना। ये क्या है, ये आपको दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कोण ए सी बी, इसका कोण ए सी बी बराबर इसका कोण ए सी डी, ए भी क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर किसी त्रिभुज के, उभयनिष्ठ है, अगर किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज बी ए सी इस समरूप त्रिभुज ए डी सी, और समरूप त्रिभुज की अगर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब संगत भुजाएं कौन होंगी, जो कोण बराबर होंगे उनके सामने भुजाएं संगत होगी। देखो जैसे 1 के सामने का कोण बी सी, बी सी, और इसके 1 के सामने कोण सी ए, 1 1 बराबर है ना, तो सी ए समानुपात में होंगे। इक्वल टू कोण 2 के सामने भुजा ए बी, इस त्रिभुज में ए बी संगत कोण, क्योंकि कोण 2 बराबर है, इसके सामने भुजा ए बी और इस कोण 2 के सामने भुजा ए डी संगत होंगे, ए डी बराबर तीसरा कोण ए 3 के सामने भुजा ए सी और इस त्रिभुज के 3 के सामने भुजा डी सी। देखो ए सी बाई डी सी, है ना। देखो पहला बराबर दूसरा, पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा, तीनों बराबर हैं, तो पहला तीसरे बराबर होगा, अर्थात लिख सकते हैं हम, अर्थात लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी, बी सी बाई सी ए बराबर लिख सकते हो पहला बराबर तीसरा ए सी बाई डी सी, है ना। तो आप देखो तीसरा गुणा कर दो, सी ए स्क्वायर ए सी और सी ए दोनों एक ही है, सी ए स्क्वायर और क्या होगा, सी ए स्क्वायर इक्वल टू होगा इसको बी सी इंटू डी सी, है ना। देखो सी ए स्क्वायर बराबर बी सी, या सी बी इसको पढ़ सकते हो सी बी इंटू डी सी, यही प्रूव करना था, सी बी इंटू सी डी, क्यों, यही प्रूव हो गया आपका, है ना। फिर है अगला क्वेश्चन देखो, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए, इसे 2:3 में विभाजित करिए, है ना। 2:3 में विभाजित करना है, तो कैसे विभाजित करेंगे, देखो इसको विभाजित करने के लिए हम 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे ए बी, उसके बाद ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब चूंकि ये 2:3 है तो 2 + 3 = 5 होगा, तो हमको इस सिरे को केंद्र मान करके हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, उसी चाप से इसको केंद्र मान कर एक चाप खींचे, उसी चाप से इसको केंद्र मान कर एक चाप खींचेंगे, और उसी चाप से इसको केंद्र मान कर एक चाप खींचेंगे, उसी चाप को ऐसे इस तरह से खींचे जाएंगे, 5 भाग करेंगे। अब चूंकि 2:3 में डिवाइड करना है, इसको बना लेंगे A1 A2 A3 A4 A5, क्यों A5 ऐसे। अब चूंकि हमें अब लास्ट वाले जो चाप है उसको इस बी से मिला देंगे, है ना। अब हमको 2:3 में 2 भाग यहाँ तक है, 3 भाग यहाँ तक, देखो 2 3, तो 2 से A2 को लेंगे। अब यहाँ पे जो कोण बना है A5 पर, इसके बराबर कोण A2 पे बनाएंगे। देखो ऐसे यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, इसको केंद्र मान करके ऐसे चाप खींच देंगे, है ना, और इसी को भी केंद्र मानकर उसी चाप से खींच देंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके बीच जैसे इसको CD चाप है, अब CD की दूरी नाप लेंगे और इसको केंद्र मान करके CD के चाप से इसको मिला देंगे, ऐसे इसको बढ़ा देंगे, जहां काटेगा वही क्या है, जहां काटेगा यही 2:3 में डिवाइड हो गया, है ना, ऐसे। लेकिन इसके बराबर कोण यहाँ बनाना है, ठीक है, इसके बराबर कोण यहाँ बना के खींच देना है, जहां भी काटेगा वही 2:3। लेकिन A2 पर जैसे अगर 3 मान लीजिए 3:2 होता तो 3 पर करते, 3:2, ठीक है, ये करना है ना। फिर देखो अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका cot θ = 7/8, cot θ = 7/8 दिया है, तो ये आपको दिखाना है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो cot θ = 7/8 दिया है आपको, देखो cot θ = 7/8, cot θ = 7/8 ऐसा दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखो 1 + sin θ × 1 - sin θ,
बाई 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, है ना। तो आपको लिखना है बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई क्या लिख देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। हमारा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और क्या ले सकते हैं, ये फार्मूला होता है आपका, सर्वसम क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आप क्या लिख सकते हो कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिया कास स्क्वायर थीटा, क्यों, है ना, यहाँ पे लिखा है कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया बराबर काट स्क्वायर थीटा, अर्थात क्या आ गया, देखो यहाँ पे आपको काट स्क्वायर थीटा दिया है ना, आपको यहाँ पे काट स्क्वायर थीटा दिया, ठीक है, यहाँ पे काट स्क्वायर थीटा दिया, काट स्क्वायर थीटा, काट थीटा हमको दिया है, काट थीटा का मान रख देंगे, तो काट थीटा कितना है 7/8 और 7/8 का होल स्क्वायर माने 49 बटे कितना हो जाएगा 64, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन देखो, देखो सभी खंड कीजिए दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें मान लीजिए दो क्रमागत, देखो क्रमागत का मतलब कि क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 3 क्रमागत संख्या 3 और 4, क्रमागत संख्या 5 और 6, तो माने एक यक्स होगी दूसरा अगली संख्या x + 1 होगी। तो मान लीजिए क्रमागत संख्या है, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स और x + 1 है, यक्स और x + 1 है। तो अब दोनों देखो जिनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार यही कहा है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा गया है कि दोनों के वर्गों का यक्स के और x + 1 के वर्ग का योग बराबर कितना है 365, इसी को हल कर देना है। तो वैल्यू आ जाएगी x² + x², है ना, प्लस क्या आएगी 1 + 2x, है ना, बराबर 365। जब इसको हल करेंगे तो 2x² + 2x - 368 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे x² + x - 182। जब इसको हल करेंगे द्विघात समीकरण तो x² क्या लिखोगे तो 14x - 13x - 182, इसको फैक्टर करेंगे तो x - 13 आएगा और x + 14, है ना। इसको हल कर लेंगे कितना आ जाएगा x और 13 आ जाएगा, x और 13। देखो अगर पहली संख्या x + 1 दूसरी क्या है क्रमागत, तो x 13 है तो क्या होगा 13 + 1 अर्थात 13 दूसरा 14 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बिंदु -4 6 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंडों किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन है ना। इसमें करना क्या है कि हमें ए और बी दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु ए और बी दिया है, दो बिंदु ए और बी दिया है, दो बिंदु ए और बी दिया है, देखिए दो बिंदु ए और बी दिया है, इसको तीसरा बिंदु सी, इसको तीसरा बिंदु सी, दो बिंदु -4 6 नहीं -4 6 नहीं -6 है, -6 -6 10 ये है और 3 -8 है ना। इसको कोई तीसरा बिंदु सी, तीसरा बिंदु सी दोनों को मिला तीसरा बिंदु सी जो है सी है -4 और 6, इसको
अनुपात में डिवाइड करता है k/1 में, है ना। तो माना ए बी को बिंदु सी k/1 में डिवाइड करता है, k/1 में विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, तो m1x2 प्लस m2x1, तो सी का निशान क्या आएगा बताओ, k इंटू 3k 1 इंटू प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इंटू -6 है ना, बाई k प्लस 1, ये होगा। ठीक है, दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा इस तरह से निकाल लेंगे, ये देखो k इंटू -8k m1x/2 प्लस m2y1 प्लस 10 बटे क्या होगा k प्लस 1, है ना। अब ये सी बिंदु यही दर्शा रहा है, सी बिंदु, तो ए सी बिंदु ऑलरेडी दर्शा रहा था, दोनों इक्वल होंगे, है ना, समतुल्य होंगे। तो प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार दिया है कि यहाँ पे प्रश्नानुसार आपका 3k माइनस प्लस 6 3k माइनस 6 बाई k प्लस 1 और -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1 इक्वल टू -4 6, तो 3k माइनस 6 बाई k प्लस 1 इक्वल टू -4। इसको हल करेंगे, देखो ये भुज जो इसका, ये दोनों समतुल्य हैं, इसका भुज इसके बराबर होगा, इसका भुज इसके बराबर होगा, इसका कोटि इसके बराबर, क्योंकि दोनों ही सी के निशांक है, ए बी और ए बी, तो कितना होगा 3k करोगे तो कितना आएगा 3k माइनस 6 इक्वल टू -4k -4, क्यों, तो यहाँ पे इधर लाओगे 3k प्लस 4k इक्वल टू -4 प्लस 6, है ना, तो 4k यहाँ पे 4k लिखना है ना, k, ठीक है, यहाँ k लिखना है, तो 7k इक्वल टू कितना है 2, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/7, अर्थात k/1 कितना आएगा 2/7, अर्थात c इसको डिवाइड करेगा, अर्थात c इसको डिवाइड करेगा 2/7 में, किस रेशियो में 2/7 में, ए बी को 2/7 में डिवाइड करेगा, है ना। अगला देखो क्वेश्चन, त्रिज्या 4.2 वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसमें दिया है बेलन की ऊंचाई, आपको याद करना है धातु के गोले को पिघला करके, देखो धातु का एक गोला है, धातु का एक गोला, ध्यान देंगे, धातु का एक गोला है, इसको पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, मतलब दोनों में पदार्थ की मात्रा सेम है, अर्थात दोनों द्वारा घेरा गया स्थान सेम है, तो दोनों द्वारा घेरा गया स्थान सेम है, तो देखो देखिए दोनों द्वारा, जैसे दो, एक आपका देखिए आपका दिया है, एक गोला दिया है ना, यहां पे एक गोला दिया गया है और एक इसी को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, तो आप ये ध्यान देंगे दोनों, अब देखो इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान है इसी के बराबर, क्योंकि इसी से इसको बनाया गया है, घेरा गया स्थान मतलब आयतन, क्योंकि बेलन को पिघलाकर इसको बनाया गया इसलिए दोनों के आयतन सेम होंगे। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसकी स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो देखो आर कितना दिया है, गोले का आयतन आर इक्वल टू दिया है 4.2 सेंटीमीटर, और जो बेलन की त्रिज्या आर बराबर दी है 6 सेंटीमीटर, है ना।
6 मीटर। देखो तो 4/3 पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4/3 पाई आर कितना है, आर है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का मतलब 6 × 6 × एच है ना, तो 6 से 6.2 कटेगा 0.7 आ जाएगा, 6 से 4.2 कटेगा 7 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 1.4 हो जाएगा। तो यस इक्वल टू देखो 4 इक्वल टू 4 इंटू है ना, 4 इंटू कितना आ गया, 4 इंटू आ गया 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल टू एच। एच की वैल्यू आ जाएगी, हल करेंगे तो 2.744 सेंटीमीटर इतना आएगी। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो अगले क्वेश्चन में हमें ये आपको माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। माध्य देखो यहां पे दिया है वर्ग अंतराल है ना, साक्षरता दर, साक्षरता दर देखो यहाँ पे साक्षरता दर, साक्षरता दर है ना, फिर दिया है इसको वर्ग अंतराल कहेंगे, वर्ग अंतराल ठीक है। और ए आपको दिया है नगरों की संख्या माने बारंबारता, नगरों की संख्या माने बारंबारता दी गई है। अब एक मिनट सुनो, इसको हटाते हैं है ना। तो हमें सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिया कितना, वर्ग अंतराल दिया है देखो, वर्ग अंतराल दिया है 45 से 55 है ना, 55 से 65 ऐसा दिया है, और 65 से 75 ऐसा दिया है, और 75 से 85, और आपका 85 से 95 ऐसा दिया है। तो क्या करना हमें, इसमें नगरों की संख्या, नगरों की संख्या नहीं, इसका मध्यमान ज्ञात कर लेंगे पहले, सबसे पहले इसका मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं, तो क्या जाएगा मध्यमान है ना। मध्यमान देखो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 45 + 55 50 जाएगा, उसका आधा, इसका क्या हो जाएगा 60, इसको जब दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे इसका 70 हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा, इसका 90 ऐसे है ना, इसका 90 हो जाएगा ठीक है, 90 हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा ऐसे ही। अब नगरों की संख्या माने बारंबारता, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या बारंबारता, बारंबारता एफ आई दी है, एफ आई है ना। हम क्या करेंगे, एफ आई क्या दिया है 3, इसका 45 से 55 3 दिया है, और इसका 10 दिया है, इसका 11 दिया है, इसको 8 दिया है, इसको 3, तो हम क्या कर देंगे एफ आई एक्स आई दोनों का जोड़ देंगे, 50 से 150 है ना, 600 एफ इंटू एक्स आई, मतलब ये आपका एक्स आई है मध्यमान, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करके रख देंगे है ना। तो एफ आई इंटू एक्स आई कितना आएगा 600, इसको 770 एफ आई इंटू एक्स आई 11 × 70, फिर 80 × 8, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 640, ऐसे ही 90 को 3 से 270। जब इसको हल समेशन ऑफ ए एफ आई एक्स आई सबका समेशन करेंगे, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आएगा 2430। अब इसी तरह से हम समेशन ऑफ इसको भी कर लेंगे, एफ आई समेशन ऑफ एफ आई माने बारंबारताओं का योगफल, समेशन माने योगफल, एफ आई माने बारंबारताओं का योगफल ठीक है। तो आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया, देखो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अभी निकाला था आपने, कितना आया था 2430 ठीक है, और समेशन ऑफ एफ आई आप जब करेंगे सबको जोड़ेंगे तो आएगा 35। अब समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य इक्वल टू होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये क्या आएगा 2430 बटे कितना हो गया 35, इसको हल करेंगे तो यह 7 से काटोगे तो क्या आएगा 5 4 5 4 जा 28 6/7
तो कितना इसको हल करोगे, 7 7 7 6 जा, 7 9 जा, 7 4 जा, है ना, 7 4 जा, 7 2 जा, 7 8 जा, तो आएगा 69.43 लगभग आएगा, है ना, 69.43। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। छठे क्वेश्चन में देखते हैं, सभी खंड करना है आपको, सभी खंड करना है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। आपको यहां दिया है क्वेश्चन में, देखेंगे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इसमें से अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर की बात करेंगे तो इसमें एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या होगी, जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो अब इसमें हम छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, उसको मानेंगे। तो मान लीजिए छोटी संख्या है x, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या आपकी, छोटी संख्या है y, छोटी संख्या कितनी है, y है। अब इसमें प्रश्न में दिया है, प्रश्न के अनुसार दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। जो बड़ी संख्या का वर्ग है और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैंने पहली शर्त के अनुसार ये दिया है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार दिया है कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू 180, ऐसा दिया है। और दूसरी शर्त के अनुसार दिया है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार ये दिया है कि जो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या माने y का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, x, जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग माने छोटी संख्या माने y का वर्ग बड़ी संख्या x के 8 गुने के बराबर, ऐसा दिया है। देखो इसमें दिया है छोटी संख्या y का वर्ग बड़ी संख्या x के 8 गुने के बराबर, ऐसा दिया है। एक इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसको 2। अब देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y स्क्वायर, ये समीकरण 1, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y स्क्वायर बराबर 8x रखने पर, y स्क्वायर इक्वल टू 8x रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x, समीकरण 2 से तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, आप जानते हो कि 18 10 जा कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। आप जानते हो 18 10 जा क्या होगा, 180, और इसका अंतर 8 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करेंगे, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन करेंगे, x माइनस 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। एक्स माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा, 0। एक्स इक्वल टू 18 आएगा, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 18। ये आपकी बड़ी संख्या आ गई, एक्स इक्वल टू 18। अब हमको ज्ञात करना है छोटी संख्या y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y की वैल्यू को, x की वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में रख दें तो आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 18 रखने पर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स बराबर 18 रखेंगे तो y स्क्वायर कितना आएगा, 144, y स्क्वायर टू कितना आएगा, 12। तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई, बड़ी संख्या 18, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको एक वर्ग दिया गया है। देखो फिगर में एक वर्ग दिया है ABCD,
इस भुजा की लंबाई आपको दी गई है, इस भुजा की लंबाई दी गई है, आपको इसमें एक छायांकित भाग है कुछ, उसका एरिया निकालना है, छायांकित भाग का। तो आप देखेंगे कि स्क्वायर के अंतर्गत 4 सर्किल दिए गए हैं, और इस स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्किल का एरिया निकाल दो तो छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। तो इसको अब इसको करना क्या है, आपको ये दिया है, इसकी लंबाई दी है, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई दी है 14, है ना। दोनों अगर इसको पूरा देखा जाए तो पूरा 14 है, ये 7 होगा और ये 7 होगा, होगा ना। तो हमें अब अर्थात वृत्त का जो त्रिज्या होगी, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इक्वल टू होगी r इक्वल टू 3.5। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, इक्वल टू वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 4 इंटू वृत्त का, तो वर्ग ABC 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14 माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर, आर कितना है, ये 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस 4 इंटू 22/7 गुणे 3.5 इंटू 3.5, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 196 माइनस, इसको हल करेंगे तो पूरा हल करने पर 0.5 आ जाएगा, सब मिलाकर आ जाएगा, ये आपका 4 इंटू 3.5 करेंगे तो 14 आएगा, इंटू इसको करेंगे तो 11 आएगा, इक्वल टू आएगा 196 माइनस 154, इक्वल टू आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हो गई। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा की रचना करनी है, तो इसकी लंबाई माप ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, इसमें हमें इसमें दो वृत्त दिए जो संकेंद्रीय हैं, दोनों का केंद्र सेम है, एक दिया है वृत्त जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ऐसे, दूसरा है एक किसका केंद्र है ये, दूसरा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया है ऐसे। अब इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर एक बिंदु ए दिया गया है ना, और इस बिंदु से इस पर स्पर्शी खींचना है, तो इसका केंद्र ओ दिया है, देखो दोनों का केंद्र सेम है ना। अब इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है उस पर एक बिंदु ए लिया। अब ए को क्या किया, क्योंकि इस बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींचना है, स्पर्शी खींचना है, तो बिंदु ए से केंद्र को मिला दिया जिस वृत्त पर स्पर्शी खींचना है। अब क्या करेंगे, इसका लंबार्धक खींच लेंगे, ओ ए का लंबार्धक खींचेंगे तो क्या आएगा, ऐसे दोनों तरफ से केंद्र मान चाप खींचेंगे, ऐसे भी इधर से भी केंद्र मान कर चाप खींचेंगे, जहां काटेगा उसको मिला देंगे, है ना। इसके बाद इसको जहां काटेगा उसको केंद्र मान करके, इसको मान लिया बी केंद्र है, तो बी ए अथवा बी ओ की त्रिज्या से ऐसे चारों तरफ एक वृत्त खींचेंगे, इस वृत्त को, जो छोटे वाले वृत्त को जहां काटेगा उसको मान लिया सी और डी, तो यही ए सी और आपका ए डी क्या हो गया, ए इस बिंदु से इस पर खींच के स्पर्शियां होंगी, ठीक है। इन्हीं स्पर्शियों की लंबाई याद करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो फिर दिया है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताया, किसी स्कूल के कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया जिसकी निम्नलिखित आंकड़े आपको प्राप्त किए गए। इसमें आपको माध्यिका याद करनी है, इसमें जो दिया है कि 140 से कम, देखो 140 से कम दिया है, तो इसमें आपको 140 से कम, देखो 140 से कम ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई दी है, ठीक है। 140 का सब कम मतलब 0 से 140 के बीच, इसको वर्ग अंतराल कहेंगे, है ना, ऊंचाई वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल ऊंचाई,
वर्ग अंतराल। देखो यहाँ 0 से कम मैंने 80 40 से कम ऊंचाई वाले कितने हैं, तो 0 से 40 के बीच कितने हैं, या 135 40 कर दो, कितने हैं, 4 है ना, ठीक है ऐसे। और 140 से कम 145 से कम कितने, 11, तो 145 से कम 11 का मतलब है 140 से 145 के बीच। इसमें से जो 145 से कम है उसमें 4 क्या 140 के नीचे आ जा रहे हैं, तो 140 और 145 के बीच कितने होंगे, 7, ठीक है। उस तरह से 145 150, देखो 145 के नीचे 11 है, 150 और 150 के नीचे कितने, 29, तो 145 150 के बीच कितने होंगे, 29 माइनस 11 18, ऐसे ही है ना। और 150 से 155 के बीच, 150 से कम कितने हैं, 29, 155 से कम कितने, 40, 40 माइनस 29 11 हो जाएगा, ठीक है। और 155 से 160, देखो 155 से कम 40 हैं, तो 160 से कम 46 हैं, तो 155 से 60 के बीच कितने होंगे, 6। ऐसे ही 160 से 165 के बीच कितने होंगे, 5, है ना। देखो अब ये क्या है, बारंबारता, बारंबारता दी गई है, ठीक है। अब संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता देखो कैसे निकालेंगे, 4 7 4 11, 4 + 7, फिर 11 + 9 18, 29, 29 + 11 40, 40 + 6 46, 46 + 5 51। अब यहाँ पे हमें देखो CF मालूम हो गया, इसका मतलब पहले पद से चौथे पद तक कहाँ है, 140 के नीचे है, और फिर 5वें से लेकर के 11वें तक कहाँ है, 140 45 के बीच, है ना। फिर 12वें से लेकर के, इसके बाद 11 के बाद 12 था, 12वें से लेकर 29 तक किसके बीच, किस माध्यम इसमें आ रहे हैं, है ना। फिर उसी तरह से 130 29 के बाद 30 से लेकर के 40 तक कहाँ है, इसमें आ रहे हैं, ये आपका 150 से 55 बीच। और 100 इसके बाद 141 से लेकर 46 तक कहाँ आ रहा है, इस माध्यिका, और 155 से 160, और 146 से 46वें पद से आपका 11वें पद 51 पद तक कौन आ रहा है, 160 से 165। हमें क्या करना है, सुनो, आपका माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, n + 1/2 वहां पद, है ना, n + 1/2 वहां पद, n कितना है, n = 51, तो क्या लिखोगे, तो 51 + 1/2 = 26वां पद। देखो 26वां पद कहाँ रहा है, 26वां पद आ रहा है T12 से T29 के बीच, अर्थात माध्यिका वर्ग यही होगा, माध्यिका वर्ग ये होगा, है ना। तो माध्यिका वर्ग आ गया, माध्यिका वर्ग क्या आ गया, माध्यिका वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया आपका 145 से 150 के बीच, इसको कहेंगे L1, इसको कहेंगे L2, है ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब इसमें जो माध्यिका की परिभाषा होती है, अब देखो इसको कहेंगे माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, इसको C बराबर लिखेंगे, है ना। और ये क्या होगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, इसको बराबर F लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको बराबर F, है ना, बराबर लिखेंगे F, ये बराबर F हो गया, ठीक है। अब माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका इक्वल टू होता है n/2 माइनस C, नहीं n/2 L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H माने जो माध्यिका वर्ग होता है उसका अंतर, इस 5 का अंतर, देखो सब में 5, H बराबर 5 हो जाएगा, तो L1 कितना है, L1 145 है ना, प्लस L1 145 है, बराबर लिखेंगे L1 145 है, प्लस n/2, n मतलब 51/2, 51/2 माइनस C आपका है, C यहाँ देखो 11 है, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग है इसके पहले की संचयी बारंबारता 11 बाई
एफ इंटू 5, इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो 149 प्लस 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.27 ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो आपका आएगा लगभग 145 है, ये 145 है ना, 145 तो आएगा लगभग इतना 149 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, है ना। जब इसको हल करेंगे 27 ऐसे कुछ आएगा, है ना। आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका क्वेश्चन इसमें क्या करना है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। x प्लस वाई बराबर ए मान लेना है, आपका जो समीकरण दिया है, समीकरण को एक को इसमें करना क्या आपको, इसमें आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई को कुछ बराबर मान लेना है, x प्लस वाई देखो यहां पे दिया है 10/x प्लस वाई, तो माना x प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, या तो इसको सीधा भी कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू बी, और x माइनस वाई इक्वल टू बी मान लो, है ना। तो 10 हो गया a प्लस 2/b इक्वल टू 4, ये क्या हो गया 15/a, है ना, माइनस 5/b इक्वल टू -2। हम क्या करेंगे, b के कोएफिशिएंट को बराबर कर लेंगे 1/b के कोएफिशिएंट को, इसका 2 है इसका 5 है, तो कोएफिशिएंट अल्टरनेट कर लेंगे, इस कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे समीकरण 1 में, और इस कोएफिशिएंट का इसमें गुणा कर लेंगे, 5 का इसमें गुणा करेंगे, समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 गुणे 2, तो क्या करेंगे 50/a, है ना, प्लस 50/a प्लस 10/b इक्वल टू 20 ऐसा कर लेंगे, और इधर 2 का इधर कर देंगे 30/a प्लस माइनस जो है 10/b इक्वल टू -4, इक्वेशन 4, है ना। तो इसमें अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा 80/a इक्वल टू 16, पीछे गुणा करेंगे 16a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16a इक्वल टू 80, a इक्वल टू 5, और a का मान क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, है ना। ऐसे ही इक्वेशन इसको 4 मान लेंगे 5, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर, a इक्वल टू 5 रखने पर, 5 रखो, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 रखोगे 10/5 हो जाएगा समीकरण 1 में, 10/5, है ना, 10/5 प्लस 2/b इक्वल टू 4, 2/b इक्वल टू कितना होगा, ये 2 था 4 - 2 हो जाएगा, 2/b इक्वल टू 2/b इक्वल टू होगा 2, है ना। तो b इक्वल टू 2b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1, है ना, b इक्वल टू 1 आएगा, देखो b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, b इक्वल टू 1, b को क्या माना था x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको समीकरण मानेंगे 1, समीकरण मानेंगे 6, तो समीकरण 5 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू था, x प्लस वाई इक्वल टू था 5, और x माइनस 5 था इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2x इक्वल टू 6 आएगा और x इक्वल टू 3, उसी प्रकार समीकरण 1 में, इस समीकरण 5 में x 3 रखने में, समीकरण 5 में
x और 3 रखने पर, है ना, 3 रखोगे तो क्या आएगा, x और 3 रखो तो x प्लस वाई बराबर 5 है, x और 3 रखोगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो x का मान 3 वाई बराबर 2, ये कुछ आपका हल हो गया, x इक्वल टू 3 वाई बराबर इक्वल टू। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है रहमान की। तो मान लीजिए रहमान की वर्तमान आयु x है, मान लीजिए रहमान की वर्तमान आयु x है, मान लीजिए रहमान की वर्तमान आयु x है ना। तो माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x है। अब रहमान जैसे मेरी वर्तमान आयु, मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु 14 है, 3 वर्ष पहले कहेंगे तो क्या करेंगे, तो वर्तमान आयु में से 3 पहले मतलब 14 माइनस 3 ऐसे कर लेंगे। अगर इसकी वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष पहले क्या होगी, x माइनस 3, 1/x माइनस 3, तो 1/x माइनस 3 कह रहा है कि जो इसकी 3 वर्ष पहले जो वर्तमान आयु है उसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, और इसकी जो वर्तमान आयु है उसके 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, x प्लस 5, 5 वर्ष बाद क्या होगी, x प्लस 5 प्लस x 1/x प्लस 5 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1/3। देखो 3 वर्ष पहले जो आयु है उसका व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष बाद जो आयु है उसका व्युत्क्रम का योगफल 1/3 ऐसा दिया है प्रश्नानुसार ऐसा दिया है। तो इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, इसको हल करने पर 1/x माइनस 3, इसको हल करेंगे, इसको हल कर लेंगे x माइनस 3, देखो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3, तो 2x प्लस 2 बाई आएगा, इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। इसको हल करने पर x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू आएगी इसकी वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू होगा 6x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सब मिलाकर एक्स की इसकी 7 वर्ष आ जाएगी, एक्स और 7 वर्ष। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर में देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई, तो आपकी बहुमंजिल ऐसे है, आपको बहुमंजिल ऐसे दिया है, बहुमंजिल ऐसे है ना, बहुमंजिल ऐसे है। देखो अब इस दूसरी तरफ एक छोटा सा भवन है, हाँ ठीक है। आपको बताता हूं इसका उन्नयन कोण। देखो आपको ये क्वेश्चन जो है आप मैंने बुक में दिया है, इसको हल कर लेंगे, बाकी इसी पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।